मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। चुनार फोर्ट भारत के वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, लेकिन सच तो यह है कि चुनार फोर्ट को कई सालों से बनाया जाता आ रहा है। हर बार कोई नया राजा आता और चुनार फोर्ट को अपने हिसाब से रिकंस्ट्रक्ट करवाता। शायद इसी वजह से हजारों साल पहले के राज चुनार फोर्ट की धरती में दफन हो गए थे। आज हम एक ऐसे ही भयानक राज को खोद कर निकालने वाले हैं, तो बस बने रहिएगा वीडियो में एंड तक मेरे साथ। सो हेलो गाइज, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे जुड़े हुए हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। प्रोफेसर राजन मेहरा एक बहुत ही नामी आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर थे। उन्होंने हम्पी, अजंता, एलोरा केव्स और ताजमहल जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर कई सालों तक काम किया था। लेकिन इस बार ना वो एक लेस पॉपुलर जगह पर जाकर खुदाई करना चाहते थे। चुनार फोर्ट का नाम उन्होंने बहुत से हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा था। इसकी अच्छी बात ये थी कि ये बहुत ही पुराना था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि चुनार फोर्ट के बारे में डिटेल में किसी ने भी कभी नहीं लिखा था। लेकिन राजन मेहरा को यकीन था कि चुनार फोर्ट के अंदर बहुत से राज दफन हैं। उन्होंने तुरंत एक यंग लोगों की रिसर्च टीम बनाई और एक वीक का एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम स्टैब्लिश किया। क्योंकि राजन इतने फेमस थे, इसीलिए एक हफ्ते तक किसी भी टूरिस्ट को चुनार फोर्ट में जाने की परमिशन नहीं दी गई। राजन के साथ सिर्फ 4 लोगों की टीम थी, जिसमें दिया वन ऑफ द यंगेस्ट रिसर्चर थी। दिया अपने पहले रिसर्च एक्सप्लोरेशन पर आई थी और बेहद ही एक्साइटेड थी। शुरुआत में तो उन्होंने चुनार फोर्ट के बाहर वाले हिस्से में ही एक्सप्लोर करना शुरू किया। वहाँ कुछ बेहद ही प्राचीन स्ट्रक्चर्स बने हुए थे, साथ ही वहाँ पर मौत का कुआं नाम की भी एक जगह थी। लेकिन रिसर्चर्स सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे चुनार फोर्ट के काल कोठरी को देखने के लिए। तो सालों से जो राजा महाराजा यहाँ राज करते थे ना, वो कैदियों को इन काल कोठरियों में बंद करके रखते थे। ये आम लोगों के लिए सख्त बंद था। पहला दिन खत्म हो रहा था और शाम होने लगी थी। चुनार फोर्ट गंगा नदी के पास स्थित है, इसलिए वहाँ का नजारा बेहद ही शानदार हो गया था। उन 5 ने सोचा कि एक बार काल कोठरी के बस चक्कर लगाकर आ जाए। वो लोग घुप अंधेरे में टॉर्च लाइट्स लेकर उतरे। रास्ता बेहद ही नैरो था और उनके आजू बाजू छोटी छोटी जेल्स बनी हुई थी। आगे चलते हुए वो लोग उस अंडरग्राउंड काल कोठरी के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहाँ से 4 रास्ते अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे थे। जहाँ वो खड़े थे उसकी जमीन पर एक लोटस के फ्लावर का सिंबल बना हुआ था। पास की दीवार पर एक बेहद ही खूबसूरत औरत का पिक्चर पत्थर में खुरेदा गया था। राजन ने उस लोटस के फ्लावर को स्टडी किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस बंद सी जगह में कोई इतना खूबसूरत फूल क्यों बनाएगा। फिर एक टीम मेंबर अर्जुन ने मजाक में कहा, कहीं इसके नीचे कोई कब्र तो दफन नहीं है। लेकिन कोई इस मजाक पर नहीं हंसा। राजन भी एग्जैक्टली यही सोच रहा था। उसके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि ये लोटस का फ्लावर राजा महाराजाओं के वक्त से पहले ही बनाया गया था और जरूर इसके नीचे कुछ छुपा हुआ हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ दिया एक टक नजरों से उस दीवार पर बनी औरत को देखे ही जा रही थी, जैसे वो उसे किसी इनविजिबल पावर से अट्रैक्ट कर रही हो। राजन ने तुरंत अगले दिन 2 वर्कर्स को बुलवाया और उस लोटस वाले फूल के साइड पर खुदाई करवाना शुरू कर दिया। खोदते खोदते पूरा दिन निकल गया। राजन लगभग हार मान गया था, लेकिन तभी एक वर्कर की कुदाल किसी मेटल की चीज से टकराई। वे लोग बेहद ही एक्साइटेड हो गए। गड्ढे में उतरकर उन्होंने मिट्टी को क्लियर करना शुरू किया। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके सामने सच में एक ह्यूमन के साइज का कॉफिन रखा हुआ था, जो पूरी तरह से मेटल का बना हुआ था। उस मेटल के टॉप पर एक नाम लिखा हुआ था, चंद्रिका। उस वक्त अंधेरा हो रहा था, लेकिन राजन और उसकी टीम बेहद ही एक्साइटेड थी ये देखने के लिए कि कॉफिन के अंदर क्या है। तो उन्होंने ना उसका ताला तोड़ा और उसे धीरे से खोला। सबसे पहली शॉकिंग चीज राजन के लिए ये थी कि उन्हें अंदर रखी डेड बॉडी से कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी। और दूसरी ये थी कि ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक बॉडीज में से एक थी। ये एक औरत की बॉडी थी। उसके हाथ किसी तरह की मुद्रा में एडजस्ट किए गए थे। उसकी स्किन सफेद और बेहद ही स्मूथ दिख रही थी। लेकिन उसकी सबसे यूनिक बात ये थी ना कि बॉडी के लिप्स को गोल्ड कलर के थ्रेड से सिला गया था और उसके सर के बीचों बीच एक लोटस के सिंबल वाला ज्वेलरी रखा हुआ था। राजन उस मकबरे को देखते ही समझ गया था कि यह हजारों साल पुराना मकबरा है, लेकिन ये बॉडी किसी भी रूप से हजारों साल पुरानी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस बॉडी का डिकम्पोजिशन जैसे कुछ महीनों पहले ही शुरू हुआ हो। कुछ मिनटों तक राजन, अर्जुन और दूसरे सभी लोग उस मम्मी को देखते रहे।
फिर अर्जुन ने कुछ नोटिस किया। ये बॉडी कौन सी चीज पर रखी हुई है? क्या ये किसी तरह का कपड़ा है? उन्होंने धीरे से बॉडी को थोड़ा सा उठाया और राजन ने अंदर रखे उस कपड़े को बाहर निकाला। ये कोई आम कपड़ा नहीं था, इसमें प्राचीन कलक संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था, शायद कोई कहानी। और सबसे टॉप पर एक बार फिर वही नाम था, चंद्रिका। इसके अलावा जो कुछ भी उस कपड़े पर लिखा था कोई भी उसे समझ नहीं पा रहा था। इन सब के बीच में दिया दूर खड़ी होकर एक टक नजरों से उस बॉडी को देख रही थी। उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और बॉडी के सर को हल्का सा टच किया। राजन को एक सेकंड के लिए लगा जैसे बॉडी के सर पर रखे उस लोटस के फूल वाले ज्वेलरी में से रोशनी निकली हो, लेकिन अगले ही सेकंड वो रोशनी फेड हो गई और दिया वहीं पर बेहोश हो गई। दिया की आंखें अगले दिन होटल में खुली। वो बेहद घबराई हुई थी। राजन और दूसरे लोग वहीं पर खड़े थे। दिया ने उनसे पूछा, वो औरत कहाँ है? उन्होंने कहा, वही जहाँ उसे होना चाहिए। राजन ने दिया को बताया कि उसने अब तक उसकी खोज की जानकारी किसी को नहीं बताई है, क्योंकि वो पहले जानना चाहता था कि आखिर उन्हें मिला क्या है। तब दिया ने एक बेहद ही भयानक चीज बताई। मैंने एक सपना देखा। सपने में एक गांव था जहां सभी लोग यहाँ वहां भाग रहे थे। गंगा नदी में तूफान आया हुआ था और बाढ़ आने वाली थी, लेकिन उस बाढ़ के बीचों बीच एक औरत लाल साड़ी पहने खड़ी थी। राजन ने दिया की बात ध्यान से सुनी। अब वैसे तो वो किसी भी तरह की सुपर नेचुरल चीजों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन जिन हालातों में उन्हें वो मकबरा मिला था कुछ तो अजीब हो रहा था। तो सबसे पहले तो उसने चंद्रिका नाम की औरत के बारे में पता करने का प्लान बनाया। उसने आसपास के गांव में पूछताछ करना शुरू किया। उसे लगा कि शायद कोई तो इस नाम की औरत के बारे में जानता होगा, लेकिन बदकिस्मती से कोई भी चंद्रिका के बारे में नहीं जानता था। अंत में उसने इंटरनेट पर इस नाम को सर्च किया और उसके सामने जो रिजल्ट्स आए ना, उस पे उसे यकीन ही नहीं हुआ। चंद्रिका एक यक्षिणी का नाम था जिसे धन दौलत और प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा जाता था। कहा जाता है कि ये एक बहुत ही दयालु यक्षिणी है। उन्हें लक्ष्मी माता के भी एक रूप के नाम से जाना जाता है। राजन ने मन ही मन सोचा कि ये हो ही नहीं सकता कि उनके हाथ एक देवी की डेड बॉडी लग गई हो। राजन ने यह भी पढ़ा कि उद्दमरेश्वरा स्तोत्रम नाम की एक किताब है जिसमें चंद्रिका यक्षिणी के बारे में और भी बहुत सी चीजें लिखी गई हैं। लेकिन इससे पहले कि वो देख पाता ये उद्दमरेश्वरा स्तोत्रम है क्या, तो बाहर से उसके टीम वाले दिया को पकड़कर रूम में ला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दिया डर के मारे अभी बेहोश हो जाएगी। अब राजन ने अर्जुन से पूछा कि क्या हुआ है उससे। अर्जुन ने बताया कि वो लोग पास के मार्केट में घूम रहे थे, तब एक बूढ़ी औरत ने दिया को पकड़ लिया और उसे कहने लगे कि तुमने उसे क्यों बाहर निकाला, अब वो पूरी दुनिया खत्म कर देगी। वो बूढ़ी औरत ये भी कह रही थी कि उसके पोते ने पिछली रात एक लाल रंग की साड़ी पहने औरत को देखा था। वो गंगा के किनारे पर खड़ी थी। ये सब सुनकर दिया बेहद डर गई। राजन को समझ नहीं आ रहा था कि उसके टीम मेंबर्स के साथ आखिर ये क्या हो रहा था। उसने तुरंत उसी वक्त अकेले ही दोबारा उस मकबरे में जाने का प्लान बनाया। वो टॉर्च लेकर एक बार फिर उस काल कोठरी में घुसा। जब से दिया बेहोश हुई थी तब से कोई भी उस जगह पर वापस जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जब वो उस कब्र के पास पहुंचा तो उसकी सांसें अटक गई। जमीन पर उसे एक लड़की के पैरों के निशान दिख रहे थे जो बाहर की तरफ जा रहे थे। वो धीरे धीरे बॉडी के पास गया और कॉफिन के अंदर टॉर्च मारी। चंद्रिका यक्षिणी वहीं पर सोई हुई थी, लेकिन वहां कुछ तो अलग था। जिन गोल्ड कलर के धागे उसके लिप्स पर बंधे हुए थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें खोलने की कोशिश की हो। काल कोठरी की हवा में भी कुछ अलग महसूस हो रहा था। राजन को अचानक ठंड लगने लगी। राजन ने सोच लिया कि अब एक ही तरीका है इस पूरी पहेली को सुलझाने का। उसे उस कपड़ों पर लिखे शब्दों को समझना होगा जो उस चंद्रिका यक्षिणी के साथ दफन हुए थे, लेकिन ये करने में उसे कई दिनों का समय लग जाएगा। राजन ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। उसने उद्दमरेश्वर स्तोत्रम की किताब की भी मदद लेने का सोच लिया था। वहीं बाहर की हालत खराब होते जा रही थी। उसके सभी टीम वाले बीमार पड़ रहे थे। मौसम में अचानक बदलाव आ गया था। तेज हवाएं और बारिश होने लगी थी, जबकि अभी तो मई का महीना चल रहा था। दिया की हालत यहाँ सबसे ज्यादा खराब थी। उसकी बॉडी बुखार से जल रही थी। जब भी उसकी आंखें खुलती वो एक ही सपने को बार बार दोहराती रहती। तेज बाढ़ और उस बाढ़ के बीचों बीच खड़ी एक लाल साड़ी पहनी औरत। ये उनके एक्सप्लोरेशन का 7वां दिन था। राजन अपने कमरे में ही बंद था। उसने उस कपड़े पर लिखे गए शब्दों को लगभग पूरी तरह से डिकोड कर लिया था। ऊपर एक कहानी लिखी गई थी।
कई हजारों साल पहले पास के गांव में एक साधु महाराज आए जिन्होंने कुछ दिनों तक गंगा किनारे ध्यान करने का सोचा। वो मुद्रा में बैठकर ध्यान करने लगे, लेकिन अगले दिन कुछ गांव वाले नदी में स्नान करने आए और उस साधु बाबा के ध्यान को भंग कर दिया। साधु बाबा ने गुस्से में आकर श्राप दिया कि ये पूरा गांव गंगा नदी में डूब जाएगा और सब मर जाएंगे। उस गांव की देवी चंद्रिका यक्षिणी थी। जिन्होंने इस श्राप के बारे में सुना, वो तुरंत भागते हुए इंद्रलोक में पहुंची और इंद्रदेव से प्रार्थना किया कि वो इन गांव वालों को बाढ़ से बचा ले। लेकिन इंद्रदेव ने उनकी मदद नहीं की और कहा कि हम मनुष्य के जीवन में दखलंदाजी नहीं करते। चंद्रिका यक्षिणी बेहद गुस्सा हो गई। उसने अकेले ही इस श्राप से लड़ने का ठान लिया। उसने बाढ़ के बीचों बीच खड़े होकर गांव को डूबने से बचा लिया। लेकिन दूसरे देवता ये देखकर बेहद गुस्सा हो गए और चंद्रिका यक्षिणी को श्राप दिया कि जिन मनुष्यों से तुम इतना प्यार करती हो ना, अब से तुम भी वही मनुष्य बन जाओगी और उनकी ही तरह मर जाओगी। चंद्रिका यक्षिणी को इस बात से फर्क नहीं पड़ा। वो खुश थी कि उसने गांव वालों को बचा लिया। लेकिन साधु का श्राप किसी और रूप में सच हो गया। गांव में महामारी फैलने लगी और लगभग सभी लोग मरने की हालत में आ गए। सभी गांव वालों ने चंद्रिका यक्षिणी पर दोष लगाया और कहा कि अगर तुम बाढ़ को आने देती तो शायद हम में से बहुत से लोग बच जाते। मरते दम तक गांव वाले चंद्रिका यक्षिणी से नफरत करते रहे। उन्होंने उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया और उसे एक लोहे के ताबूत में बंद करके चुनार फोर्ट की जमीन में दफन कर दिया। अब इतने में अचानक राजन का दरवाजा कोई जोर से पीटने लगता है। राजन ने दरवाजा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था। अर्जुन ने राजन से कहा कि दिया अपने कमरे में नहीं है। राजन ने उद्दमरेश्वर स्तोत्रम में चंद्रिका के बारे में पढ़ा था और जानता था कि दिया के साथ क्या हो रहा है। वो अर्जुन को लेकर तुरंत ही चुनार फोर्ट की तरफ भागा। बाहर मौसम और ज्यादा खराब हो चुका था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गंगा का पानी डेंजर लेवल पर पहुंच गया था। जब राजन और अर्जुन चुनार फोर्ट पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दिया वहीं पर बारिश में खड़ी होकर गंगा नदी की तरफ देख रही थी। राजन ने दिया को बुलाया। दिया उनकी तरफ मुड़ी, लेकिन अब वो दिया नहीं थी। उसकी आंखें सफेद पड़ गई थी और उसके मुंह से वो गोल्डन धागा लटक रहा था। चंद्रिका यक्षिणी आजाद हो गई थी और दिया के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अर्जुन जोरों से दिया का नाम पुकारने लगा, लेकिन चंद्रिका उन दोनों को देखकर केवल हंस रही थी। राजन ने चंद्रिका से पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? यक्षिणी ने जवाब दिया कि मैं इन गांव वालों को कभी माफ नहीं करूंगी जिन्होंने मेरी अच्छाई देखने के बजाय मुझे इतना ज्यादा तड़पाया। जब मैं जिंदा थी और मनुष्य बन गई थी, तब अगर ये मेरी पूजा करते और मेरा अंतिम संस्कार अच्छे से करते तो मैं एक बार फिर देवी के रूप में जन्म लेती और इस गांव का उद्धार करती। लेकिन इसके बजाय इन्होंने मुझे सालों तक उस लोहे के ताबूत में बंद कर दिया। राजन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो चंद्रिका यक्षिणी का गुस्सा कैसे ठंडा करे। उसने उद्दमरेश्वर स्तोत्रम की किताब निकाली और चंद्रिका यक्षिणी का मंत्र पढ़ने लगा। वहीं अर्जुन चंद्रिका यक्षिणी से दिया की जिंदगी की भीख मांगने लगा। नदी का पानी बढ़ता चला जा रहा था और अब चुनार फोर्ट में भी आ रहा था, लेकिन राजन ने मंत्र पढ़ना नहीं रोका। उसने चंद्रिका की तरफ देखा और उससे कहा कि तुम खुद माँ लक्ष्मी का एक स्वरूप हो। इन इंसानों को माफ कर दो जिन्होंने अनजाने में तुम्हें इतना दुख पहुंचाया, और इस मासूम बच्ची को भी आजाद कर दो जिसके शरीर पर तुमने कब्जा किया हुआ है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे शरीर का सही विधि विधान से अंतिम संस्कार करूंगा। इतने सालों बाद अपने जाप का मंत्र सुनकर चंद्रिका यक्षिणी का गुस्सा शांत हो गया। उसने एक आखिरी बार गंगा नदी की तरफ देखा और दिया की बॉडी से अलग हो गई। अर्जुन तुरंत दिया को लेकर हॉस्पिटल चला गया, लेकिन राजन सबसे पहले अपना वादा निभाने के लिए उठा। उसने पंडित जी को बुलाकर और सही विधि विधान से उस चंद्रिका की बॉडी का अंतिम संस्कार करवाया और अपने इस डिस्कवरी के बारे में कभी भी किसी को नहीं बताया। तो दोस्तों, ये थी कहानी चंद्रिका यक्षिणी का। ये हमारे यक्षिणी सीरीज का सेकेंड एपिसोड है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।